हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्थायी उत्तक के अंदर स्थूल कोण उत्तक तक कंप्लीट कर लिया था। हमने उसके कार्य देख लिए थे, उसकी उत्पत्ति तथा वितरण देख लिया था, उसकी संरचना देख ली थी, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है और उसके क्या क्या काम रहते हैं। तो ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों हम करने जा रहे हैं स्थायी उत्तक का जो तीसरा प्रकार होता है दृढ़ उत्तक, यानी कि जो सरल उत्तक होते हैं। सरल उत्तक को हमने तीन भागों में बांटा था, मृदुत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। तो आज उसी दृढ़ उत्तक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दृढ़ उत्तक क्या काम करता है, क्या होता है। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है, दृढ़ उत्तक, दृढ़ प्लस उत्तक, यानी कि जो मजबूत हो। दृढ़ मतलब मजबूत या मजबूती देने वाला, उत्तक यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि जो कोशिकाएं पादप के अंदर दृढ़ता प्रदान करने का काम करती हैं वो दृढ़ उत्तक कहलाती हैं। तो यांत्रिक बल प्रदान करना सबसे मुख्य कार्य रहता है, यांत्रिक बल प्रदान करना। और ये अधारी उत्तक कोशिकाएं होती हैं। अधारी उत्तक का मतलब होता है जो बिल्कुल आधार पे पाई जाती हैं, नीचे पाई जाए, जो पादप को क्या करती हैं, मजबूती देने का काम करती हैं, अधारी उत्तक कोशिकाएं कहलाती हैं। फिर है जी प्राथमिक भित्तियों से इनका जो प्राथमिक भित्तियां होती हैं उनके ऊपर निक्षेपण अधिक हो जाता है। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव हो जाना किसी भी चीज का, और इसमें जमाव होता है किसका, लिग्निन का। तो प्राथमिक भित्तियों के ऊपर लिग्निन, मान लीजिए ये प्राथमिक भित्तियां हैं, इनके ऊपर लिग्निन का लगातार जमाव होते रहता है, जिस कारण ये क्या होती हैं, नीचे वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत हो जाती हैं, वह मजबूत दृढ़ हो जाती हैं, इनके ऊपर लेयर्स जम जाती है, जिस कारण ये क्या करती हैं, दृढ़ता का प्रदान कार्य करने का करती हैं। और ये इनके अंदर विभाजन क्षमता भी नष्ट हो जाती है। विभाजन क्षमता का मतलब है जो ये कोशिकाएं होती हैं निरंतर विभाजन कर रही होती हैं, एक से दो, दो से चार आगे कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन जब इनके ऊपर लिग्निन व सुपेरिन आदि पदार्थों का लगातार जमाव होने लग जाता है, उस वजह से फिर ये बाकी कोशिकाओं से और बाकी जो जीव द्रव्य होता है उनसे संपर्क इनका कट जाता है, जिस कारण ये मृत हो जाती हैं और इनकी विभाजन क्षमता नष्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं इनकी उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है कि इनका निर्माण कहां से होता है, तथा वितरण। वितरण का मतलब है कि ये कहां कहां पाए जाते हैं पादपों के अंदर। तो पादप के कुछ भागों में मृदुतक पर, कुछ भागों में। अब मान लीजिए पादप है, पादप का तना है, विभिन्न प्रकार की हमें पता है ब्रांचेस पाई जाती हैं, और इसके अंदर पादप के अंदर पादप की मूल पाई जाती हैं। तो ये पादप के विभिन्न भागों में पाया जाता है और मृदुतक पर पाया जाता है। लिग्निन का जमाव, जो मृदुतक होते हैं, हमने सबसे पहला जो सरल उत्तक का प्रकार पढ़ा था मृदुतक, उन मृदुतकों के ऊपर यदि लिग्निन का जमाव हो जाए तो वो भी क्या करते हैं, फिर दृढ़ोत्तक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लिग्निन का जमाव सेम इसी प्रकार से लिग्निन का जमाव हुआ तो वो बाकी सभी से कट हो जाते हैं और मजबूती हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, उसके ऊपर हम लगातार कोई ना कोई वस्तु रखते जाएंगे तो वो भी क्या होगा, मजबूत होती जाएगी और मृत हो जाएगी। तो इस कारण इनको मृत व दृढ़ीकृत कोशिकाएं भी कहा जाता है। सामान्यतः स्थूल कोण उत्तक, जितने भी स्थूल कोण उत्तक होते हैं वो पुराने होने, यानी कि जब वो काफी पुराने हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दृढ़ीकृत हो जाते हैं, यानी कि वो मजबूत होने लग जाते हैं, उन पे जमाव होना शुरू हो जाता है लिग्निन व सुबेरिन का, जिस कारण वो दृढ़ीकृत में परिवर्तित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। दृढ़ोत्तक पादपों में व्यापक रूप से पाया जाता है। व्यापक का मतलब है कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है। इनके अंदर मुख्य प्रकार, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले छोटी दृढ़ कोशिकाएं।
छोटी दृढ़ कोशिकाएं यानी कि स्क्लेरन बोलते हैं, बिल्कुल आकार में छोटी होंगी लेकिन मजबूत होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। और लंबी दृढ़ ऊतक, और लंबी आकार में लंबी भी होंगी और मजबूत भी होंगी, इस प्रकार। तो ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है छोटी दृढ़ कोशिकाएं और लंबी दृढ़ोतक तंतु यानी कि फाइबर भी बोलते हैं, जो पादप की आवश्यकता के अनुसार पादप के जिस भाग में, मान लीजिए मूल है, तना है, या इसकी पादप की पत्तियां हैं, आगे हम अगर बात करें तो पादप की पत्तियां हैं, तो जिस स्थान पर पादप के जिस भाग पर इनकी आवश्यकता होगी, अगर छोटी दृढ़ कोशिकाओं की आवश्यकता है तो वहां पे ये छोटी दृढ़ कोशिकाएं पाई जाएंगी। अगर हम बात करें लंबी दृढ़ोतक तंतु की आवश्यकता है तो यहाँ पे लंबी दृढ़ोतक कोशिकाएं पाई जाएंगी या तंतु पाए जाएंगे। तो इस प्रकार ये पादप की आवश्यकता अनुसार अपनी जगह ग्रहण कर लेते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों इस दृढ़ोतक की संरचना एवं अभिलाक्षणिक गुण। संरचना से मतलब है कि इनका आकार है, जो शरीर है, यानी कि जो इनकी संरचना, इनका मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं इनकी आकृति किस प्रकार की होती है, किन किन पदार्थों से ये मिलकर बना होता है या बने होते हैं, तो ये अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब सेल वॉल। तो इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो स्थूलित होती है। स्थूलित का मतलब होता है जब कोशिका के ऊपर या कोशिका के दीवार के ऊपर, भित्ति के ऊपर किसी विशेष प्रकार के पदार्थ का जमाव हो जाना, जिससे ये कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, आवरण युक्त हो जाती है, तो उसे बोलते हैं स्थूलन। अब स्थूलन के अंदर जो पदार्थ हैं वो लिग्निन और सुबेरिन, ये दो मुख्य पदार्थ होते हैं जो स्थूलन का कार्य करते हैं पादपों के अंदर। तो स्थूलित व लिग्नीकृत। अब यहाँ पे लिग्नीकृत का मतलब है कि इसके अंदर लिग्निन का जमाव हो गया, लिग्निन का जमाव, तो वो लिग्नीकृत कहलाती है। तो प्राथमिक भित्ति के ऊपर द्वितीयक भित्ति का क्या होने लग जाता है, निक्षेपण होने लग जाता है, जिससे जो कोशिका भित्ति होती है इनकी वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। अब हम देखते हैं इनकी अगर आकार की बात करें तो आकार में ये मुख्यतः दो प्रकार की उनको बांटा गया है, लंबी तंतु कोशिकाएं और छोटी दृढ़ कोशिकाएं, जो हमने अभी पीछे देखा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबी तंतु कोशिकाएं। जो लंबी तंतु कोशिकाएं होती हैं इनको फाइबर भी कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, मुख्यतः इस प्रकार लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये बहुत ही मजबूत कोशिकाएं, दृढ़ कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर लिग्निन का जमाव पाया जाता है और ये मुख्यतः पादप के तने वाले भाग में तथा जड़ में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये जो लंबी तंतु कोशिकाएं होती हैं ये पादप के अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है, जो तनाव यानी कि जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है तो हवा के कारण पादप एक जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में ही झूल जाते हैं, तो वहां वो टूट ना जाए, उनमें जो सरफेस टेंशन उत्पन्न होती है, सॉरी तनाव उत्पन्न होता है, उसको कम करने के लिए, उसको पादपों को स्थिर रखने का जो काम है वो लंबी तंतु कोशिकाएं करती हैं, उसको पादप को मजबूती प्रदान करती है जिससे पादप आसानी से टूट ना जाए। तो अब हम लंबी तंतु कोशिकाएं हैं उनको भी आगे डिवाइड करते हैं। तो मुख्यतः होती है जाइलमी तंतु, या हम इनको जाइलरी फाइबर भी बोल सकते हैं, जाइलरी फाइबर। जाइलमी तंतु क्या होती है कि ये हमेशा जाइलम के अंदर पाई जाती हैं, जाइलम के अंदर। पादपों में संवहन तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र होता है ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करने वाला, और उस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मुख्यतः जाइलम व फ्लोएम तंतु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, पादपों के अंदर भोजन व जल का ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो जो जाइलम तंतु होता है या जाइलम ऊतक होता है वो जल का कार्य करता है, जल का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करता है,
भोजन का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि फूड पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इस जाइलम के अंदर जो पाए जाने वाले तंतु होते हैं वो जाइलमी तंतु कहलाती हैं। अब इन जाइलमी तंतु को आगे फिर तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रकार है लिब्रिफॉर्म फाइबर। लिब्रिफॉर्म, लिब्री से मतलब है कि जो इनके अंदर हल्के प्रकार के लुब्रिकेंट पाया जाता है, इसलिए इनका नाम लिब्रिफॉर्म फाइबर रखा गया है। इनके अंदर सरल गर्त पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो स्थूलित होती है। स्थूलित का मतलब होता है मोटी। अभी हमने देखा था स्थूलन का मतलब होता है कि जमाव होना किसी चीज का, और जमाव होता है लिग्निन या सुबेरिन का, दोनों का भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक वस्तु का भी, एक पदार्थ का भी जमाव हो सकता है। तो इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत स्थूलित होती है, जिसके अंदर या तो लिग्निन का या सुबेरिन का जमाव पाया जाता है, और इनके जमाव के कारण इनके बीच में हल्की हल्की जगह छूट जाती है, जिसके कारण इनके बीच में सरल गर्त बन जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे गड्ढे बन जाते हैं जिसको सरल गर्त बोलते हैं। तो अब हम बात करें दूसरे पॉइंट की, फाइबर ट्रेकिड। फाइबर ट्रेकिड की जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत पतली, बिल्कुल पतली सी प्रकार की होती है, और इनके अंदर परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। अब हम बात करें तीसरे पॉइंट की, जिलेटिनस फाइबर। जिलेटिनस फाइबर के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन या सुबेरिन की ना बनकर बनी होती है अल्फा सेलुलोज की। अल्फा सेलुलोज की इसके अंदर बनी होती है जिलेटिनस फाइबर की। तो इस कारण ये दोनों से थोड़ा अलग होता है, पृथक प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं लंबी तंतु कोशिकाओं की। तो दूसरा प्रकार होता है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर का मतलब है कि इनके अंदर अतिरिक्त अतिरिक्त जाइलमी तंतु बोल सकते हैं इनको, अतिरिक्त जाइलमी तंतु। इनको आगे वापस दो प्रकारों में बांटा गया है, हार्ड फाइबर्स और सॉफ्ट फाइबर। हार्ड का मतलब होता है जो कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, और ये ज्यादातर एक बीज पत्री पादपों के अंदर पाए जाते हैं। ये पादपों के अंदर या तो संवहन तंत्रों को क्या करते हैं, मजबूती देने का कार्य करते हैं। जिस भी पादप पादप के जिस भी भाग में पाए जाते हैं उसको मजबूती प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, और मुख्यतः ये एक बीज पत्री पादपों में पाए जाते हैं। अब हम बात करें सॉफ्ट फाइबर्स की। सॉफ्ट का मतलब होता है नरम, मुलायम या कोमल। कोमल जो तंतु होते हैं वो होते हैं हमारे, हमने देखे हैं जो रेशे होते हैं, हेम्प हो गया, जूट हो गया, अलसी हो गया, रेमी हो गया। तो ये जितने प्रकार के रेशे पाए जाते हैं उनके अंदर ये सॉफ्ट तंतु ही पाए जाते हैं। तो ये उनके उदाहरण है सॉफ्ट का फाइबर्स का, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा दृढ़ कोशिकाएं नहीं पाई जाती, बिल्कुल मुलायम होते हैं, और ये उदाहरण है हेम्प, जूट, अलसी और रेमी। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा, लंबी तंतु कोशिकाएं के बारे में। पहला था जाइलमी तंतु, दूसरा था अतिरिक्त जाइलमी तंतु, या हम बोले तो जाइलरी फाइबर, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। जाइलरी फाइबर के अंदर हमने तीन पार्ट में बांटा है इनको, लिब्रिफॉर्म फाइबर, फाइबर ट्रैकेट और जिलेटिनस फाइबर। हम एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर की बात करें तो हार्ड फाइबर और सॉफ्ट फाइबर। नाम से ही हमें पता लग रहा है, हार्ड का मतलब दृढ़ तंतु होंगे, सॉफ्ट फाइबर का मतलब बिल्कुल मुलायम तंतु होंगे, मुलायम रेशे होंगे।